स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। मैंने एनसीईआरटी का 2 लेसन कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड मैंने कंप्लीट किया है लाइन बाय लाइन। आज मैं 4 लेसन के टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उष्मा। तो तीसरा लेसन कहाँ गायब हो गया? मास्टर बदमाश से गायब कर दिया ऐसा सोच रहे होंगे। तो नहीं, फाइबर है उसमें। तीसरा लेसन में कुछ खास नहीं है, उसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। उस्मा देखिए बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम दें, वहां से उस्मा से सवाल आता ही आता है। तो आज हम उस्मा को लाइन बाय लाइन खत्म करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट होगा, जो महत्वपूर्ण होगा, मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा। आप उसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। और आज मैं इस वीडियो के लास्ट में 2 सवाल पूछूंगा, और आप लोग उसका कमेंट में जवाब देंगे मुझे। तो बस एक सवाल के रूप में यहाँ से देखिएगा आप। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है कि ऊनी वस्त्र कैसे बनते हैं, किस रेशे से बनते हैं, हम शीतकाल में कौन से कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, गर्मी में कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, है ना। और हम गर्मी में घर के अंदर होते हैं तो गर्मी लगती है, बाहर जाते हैं तो गर्मी लगती है। घर के अंदर में शीतल में सर्दी का जब मौसम आता है तो हम क्या देखते हैं, घर के अंदर भी ठंड लग रही है और बाहर में थोड़ी गर्मी गर्मी की महसूस हमें महसूस होती है। तो यही सवाल है यहाँ पे, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। इस लाइन को आप खुद से पढ़ सकते हैं। और आगे बात करते हैं कि इसमें कुछ खास नहीं है यहाँ पे। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? गर्म तथा ठंडा से। देखिए गर्म तथा ठंडा जो शब्द है, आप इस शब्द से परिचित भी होंगे और जानते भी होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे वर्तमान में गर्म गर्म का। गर्मी बहुत बढ़ रही है। आखिर ये गर्मी क्यों बढ़ रही है, इस पे थोड़ा आप लोग विचार कीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा 50 शब्दों में इसमें लिखने का प्रयास कीजिएगा कि क्या कारण है गर्मी इतना बढ़ने का, है ना। इसको कैसे कम किया जा सकता है, हम अपनी तरफ से कैसे हम उपयोग प्रयास करेंगे कि गर्मी से हम बचे, या फिर इसको हम क्या करें कि थोड़ा सा गर्मी वातावरण को हम अनुकूल बनाएं। देखिए हम बात करते हैं गर्म और ठंड। अपने दैनिक जीवन में आप अनेक वस्तुओं से संपर्क में आते हैं, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो। तो इससे आप परिचित भी हैं, जैसे कि चाय गर्म है, बर्फ ठंडी है। देखते ही होंगे घर में भी चाय बनता होगा, चाय गर्म होती है, फिर आप फ्रिज खोलेंगे तो वहाँ आपको बर्फ ठंडी मिलेगी, परिचित होंगे। यही बात यहाँ पे कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ समान वस्तु का नाम दिया गया है कि कौन सा वस्तु इसमें गर्म है, कौन सा वस्तु ठंड है, इसको आपको पता लगाना है। ठीक है, कुछ वस्तु ऐसा होता है कि किसी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, कुछ वस्तु ऐसा होता है कुछ जो किसी दूसरे से ठंडा होती है ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है, और कुछ यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एक शब्द है कि हम किसी वस्तु को गर्म, किसी वस्तु को ठंड स्पर्श करके बताते हैं, और अपनी ज्ञान इंद्रियां, जो हमारा जो स्पर्श ज्ञान इंद्रियां जो है, स्पर्श ज्ञान इंद्रियां, तो क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? इसके बारे में एक सवाल एक लड़का है बुझू नाम का, वो कर रहा है, खुद से कर रहा है कि हम क्या अपनी स्पर्श इंद्रिया पे विश्वसनीय मान सकते हैं कि वस्तु गर्म है कि वस्तु ठंड है। इसका जवाब है क्या? क्योंकि इसका जवाब है कि यहाँ पे क्या है कि 3 बर्तन है, ए और बी और सी। इसमें ठंडा पानी है, इसमें गर्म पानी है, और इसमें क्या है, गर्म पानी ठंड पानी दोनों मौजूद है, डाला गया है। तो आप इस प्रयोग को घर में भी करके देखिएगा। यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपका ए में जो पानी है वो ठंडा है, और बी में पानी जो है वो क्या है, गर्म है, और सी में क्या है, गर्म तथा ठंड दोनों है। जब एक हाथ को आप ए में रखेंगे ठंडा पानी, बी हाथ जब दूसरा हाथ आपका जो है गर्म पानी रखेंगे, बी में रखेंगे, तो क्या आपको लगेगा, गर्म में ए ठंडा लगेगा और बी गर्म लगेगा। दोनों को एक साथ सी में रखिए हाथ को,
तो आपका जो ए वाला जो हाथ है जो, वो क्या कहेगा कि ये हमको पानी जो है, ये पानी जो है ये ठंड का एहसास दिला रही है। और वही आपका बी वाला जो हाथ होगा, वो क्या कहेगा ये पानी तो गर्म है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां जो स्पर्श जो है, स्पर्श जो इंद्रियां है, क्या हम उसे विश्वास कर सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है कोई वस्तु ठंड है? यही पे ये बात कह रहा है, और इसमें कुछ खास नहीं है। आपने यहाँ तक देख लिया, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, तो यही बोल रहा है कि बुझो की यह उलझन दर्शाती है, यह निश्चित करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, अपनी स्पर्श इंद्रिया पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा, जो हमें अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? ताप मापी कहते हैं। तो देखिए, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक पूरा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, देखिए तापमापन। आपने डॉक्टरी थर्मामीटर देखा होगा, घर में भी होगा। उसको कभी ध्यान पूर्वक से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्या है उसके अंदर। तो कह रहा है कि क्या आपने तापमापी देखा है? याद कीजिए, जब भी कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था, तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे जिस तापमापी से हम अपने शरीर को ताप मापते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। देख लीजिएगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं, कि जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो आपने देख लिया कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कहाँ हो रहा है? अपने बॉडी का टेम्परेचर को माप करने में। ऐसा नहीं कि किसी और वस्तु को हम उसे टेम्परेचर नाप रहे हैं। अन्य वस्तुओं जैसे कि जल का माप करने के लिए कोई और थर्मामीटर होता है। तो हम देखेंगे आगे आएगा इसमें। देखिए आगे क्या बोल रहा है, जो आपने मापा है उसको आप अपने परीक्षणों में लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए। तो कह रहा है कि इस थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और इसका ध्यान पूर्वक क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और 4.2 में दर्शाए गए थर्मामीटर को उसको जांचिए और उसको देखिए क्या है उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी, बारीक तथा एक सामान्य व्यास की कांच नली की होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। बल्ब में क्या होता है? पारा भरा होता है। पारा की प्रकृति कैसी है? तो विषाक्त पदार्थ का होता है ये, है ना। तो बोल रहा है कि बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी सी दिखाई देती है। अगर ये आपको नहीं दिखाई देती है तो क्या करें? थर्मामीटर को थोड़ा सा और घुमाइए, जब तक घुमाइए जब तक वो आपको धारी ना दिखाई देने लगे। तो आप देख पाएंगे उस पे कि थर्मामीटर पर आपको ताप को मापने का एक प्रक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे हम सी द्वारा दर्शाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक प्रक्रम, मतलब मापक्रम, प्रक्रम जो भी बोल सकते हैं, मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे हम सी द्वारा दर्शाते हैं। तो ये बात यहाँ पे कह रही है। देखिए, डॉक्टर जी थर्मामीटर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, उसके अंदर परिसर होता है, रहता है। ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टर थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से
42 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता होगा? क्या खास वजह है? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि बस इसमें कुछ नहीं है, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है खुद से। अब यहाँ कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप शरीर का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों के शरीर का ताप मापिए और अपने परीक्षणों में इसको क्या कीजिए, नोट करने के लिए बोल रहा है कि बचपन में जो 7th क्लास के जो बच्चे जो होते हैं उसको ये बताया जा रहा है कि आप ऐसे कीजिए। अभी कौन करेंगे, कोई नहीं करेंगे, किसके पास टाइम है ना, ऐसा सोचते होंगे, परंतु करना चाहिए, इससे ज्ञान ही बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए बोला जा रहा है कि जब भी आप थर्मामीटर को उपयोग करें, उसको क्या करें, धो लें प्रतिरोधी से। प्रतिरोधी का मतलब एक घोल होता है एंटीसेप्टिक। तो और दूसरा बात क्या कह रहा है कि इसको जब आप ये उपयोग करें तो इसको झटके से, इसको झटका दें इसके अंदर, तब तक झटका दें जब तक कि पारे जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस तक ना आ जाए, नीचे ना चला जाए। ठीक है, तब इसका उपयोग कीजिए। और क्या बोल रहा है कि इसको आप धूप से बचाइए, आग से बचाइए, है ना, इससे बचाने के लिए आपको बताया जा रहा है। आगे बोल रहा है कि क्या प्रत्येक जो शरीर होता है, क्या उसका बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है? नहीं, किसी का कम, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। सामान्य हम कह सकते हैं 37 डिग्री तक रहता है। तो यही यहाँ पे एक बात कर रहा है। आगे हम देखते हैं क्या है अगला लेसन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किताब में दिया गया है कि थर्मामीटर को कहाँ कैसे रखें और कोई मानव शरीर के अलावा किसी वस्तु को और ना नापें। यहाँ पे किताब में दिया जा रहा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर, नोट कर लीजिएगा, मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि थर्मामीटर के इस थर्मामीटर का परिसर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि थर्मामीटर का परिसर कितना होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मानव शरीर का जो ताप होता है, तो सामान्यतः कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। इसीलिए थर्मामीटर का परिसर इतना होता है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है कि देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी। अब देखिए प्रयोगशाला तापमापी में ठीक वही प्रक्रिया है, थर्मामीटर वहां भी था और यहाँ भी था, परंतु दोनों में अंतर क्या है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये आपका अंतर कह सकते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर में परिसर कितना था और इसमें कितना परिसर है। तो एक आपको अंतर करने के लिए यहाँ पे सवाल आ सकता है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा है, एक थर्मामीटर का प्रयोग करने के लिए बताया गया है यहाँ पे, और इसमें कुछ खास तो नहीं है कि जिसको मैं चर्चा में लूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, और हम जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और आज मैं छोटा सा एक लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा कि बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ें, कौन से बुक पढ़ें और हम कहाँ से पढ़ें, है ना। कहाँ से पढ़ें, देखिए कहने का मतलब है कि नोट्स कहाँ से उपलब्ध करवाएं, क्योंकि मैं नोट्स का मैं खुद से बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। मेरा डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो के,
उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और मैं इस पे और भी क्लास उपलब्ध करवाऊंगा, जैसे कि जीएस का और ऑल क्लास है, इतिहास हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, मैगजीन भी इस पे कंप्लीट में करवाऊंगा। और थोड़ा सा समय है और लगेगा भी, जल्द से जल्द इसको लाने का प्रयास करूंगा। और मेरा कोशिश होगा कि आप लोगों को जितना मैं दे सकूं, मेरे पास जितना है मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। और ये निरंतर रहेगा, इसको मैं कभी बंद नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि आज मैं हवाबाजी कर दी है तो कल मैं छोड़ दूंगा, नहीं, ये प्रॉपर आपको मिलता रहेगा। और ये बहुत जल्द ही प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। चलिए, बस दोस्तों के साथ में मेरे चैनल को आगे भेजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, मित्रों से जो भी तैयारी कर रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने देख लिया, जहाँ पे लगेगा कि हमें नोट करना है तो मैं वहाँ पे आप लोगों को बताता चलूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थर्मामीटर अब डिजिटली आ गया है। डिजिटल का मतलब कहने का तात्पर्य है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आपका जो शीशे का जो थर्मामीटर होता है, कभी गिर गया, कभी चोट लग गया करते समय, तो टूट जाती है वो। और उसके अंदर जो पारा होती है वो इतना विषाक्त पदार्थ होता है, उसको समेटने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए डिजिटल अब थर्मामीटर आ गया है, आप देखते होंगे ऐसा थर्मामीटर आपके घर में भी होगा, या फिर कहीं आप डॉक्टर या मेडिकल में देखते होंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तापमापी तापमापी के तापमापी में पारे का प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक क्या है? विषाक्त पदार्थ है, नोट कीजिएगा इसको। पारा कैसा होता है? कि विषाक्त पदार्थ होता है। तो ये सवाल कहीं से भी बन सकता है। कुछ ऐसे होते हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, सवाल निकल गया, पता ही नहीं चला कि हमने क्या पढ़ा क्या छोड़ा। तो मैं इसलिए धीरे धीरे चलूंगा, एक लाइन में लेके चलता हूँ। हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि आप पढ़ना चाहिए उसको मैं पढ़ता हूँ। देखिए, यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान जो होता है अत्यंत कठिन होता है। तो इसके लिए क्या आ गया है? अब अंकीय तापमापी आ गया है, डिजिटल थर्मामीटर, जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। तो याद कीजिएगा कि डिजिटल का आपने देखा है कि नहीं देखा है, या फिर ले लीजिएगा। ज़्यादा नहीं आएगा, 30 40 50 रुपए का जरूरत मिल जाएगा इसको। आप लोग अपने घर में रखिए और इसको उपयोग में लाइए, ठीक है। तो इसके में कुछ नहीं था। आगे हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा जो होता है बर्तन से परिवेश का, बर्तन के चारों ओर क्या होता है, परिवेश अपने चारों तरफ फैल जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा वस्तु ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। देखिएगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा, जब भी ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा जो है आपका गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, ऊष्मा के बारे में एक स्टेटमेंट डाल सकता है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक। पहला, ऊष्मा गर्म वस्तु से ऊष्मा जो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन दे देगा, ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, दोनों गलत है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए सही है। इस प्रकार से एक एक लाइन इसको पढ़ते चल रहा है और आगे सवाल भी हमको करना है। दो सवाल मैंने बताया है, मैं करूँगा, एक सवाल मैंने कर दिया यहाँ पे। वास्तव में ऊष्मा
सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अब देखिए ऊष्मा जो है ना सदैव हमेशा, ऊष्मा सदैव हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। इस लाइन को आप लोग अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा, प्रयोग भी किया होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होता है, आइए इसकी खोज करें। देखिए सवाल है, देखिए एल्युमिनियम या लोहे जैसे किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे क्या कीजिए टुकड़े चिपकाइए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पे एक छड़ दिया गया है, छड़ है और यहाँ पे एक मोम यहाँ पे टुकड़ा है, दूसरा मोम यहाँ पे टुकड़ा है, तीसरा मोम यहाँ पे टुकड़ा है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है। जितनी बड़ी छड़ है उतनी आप थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या कीजिए मोम का टुकड़ा आपस में चिपका दीजिए और एक तरफ उसको किसी भी वजन से आप क्या कीजिए कहीं पे उसको आप रख दें चिपका करके कि वो स्टैंड रहे। और क्या करें कि इसकी आगे क्या करें मोमबत्ती जला दें। तब देखेंगे कि वो धीरे धीरे गर्म होती है तो ऊष्मा जो है आगे का भाग क्या हो रहा है, आगे का भाग क्या हो रहा है, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ गर्म हो रही है, यहाँ पे ऊष्मा बन रही है और इधर क्या है ठंड हो रही है। तो ये क्या करेगी ऊष्मा जो है ना धीरे धीरे क्या होती है इधर प्रवाहित होती है। तो ये गलगल क्या है तो कहते हैं गिरेगा। इसको हम क्या कहते हैं चालन। देखिए आगे आएगा अभी। तो यही पे यहाँ पे बोल रहा है कि टुकड़े टुकड़े चिपकाएं, ये टुकड़े लगभग समान दूरियां पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर रखिए। यदि आपके पास स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। आप अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए मोम का टुकड़ा का क्या होता है। क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरना आरंभ करता है? तो मैंने वही बताया है अभी, जो मैंने बताया वही सवाल यहाँ पे भी है। सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम देखिएगा, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है चालन। देखिए वह प्रक्रम यानी वह विधि जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है क्या कहलाती है चालन कहलाती है। तो मैंने कहा था अभी आपसे कि क्या है यहाँ पे ठंड है यहाँ पे गर्म है। तो कह रहा है कि ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है। देखिए अब चालन क्या होता है आप समझ गए। अब देखिए अब चालन क्या है आप समझ गए कि ऊष्मा जो है ऊष्मा जो है आपका क्या होता है किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, उसे हम चालन कहते हैं। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसमें जो गर्म जो आपका जो सिरा होता है वो ठंडे की ओर स्थानांतरित होता है ऊष्मा, तो वो क्या कहलाता है चालन कहलाता है। तो जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा तो चालन के माध्यम से होगा। आप समझ गए होंगे मेरी भाषा को, यहाँ पे मैंने क्या समझाया यहाँ पे। क्या सभी पदार्थ ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? अब क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना जलाए हाथ जलाए उठा सकते हैं? आपको विचार करने के लिए बोल रहा है, आप बताइए। बोल रहा है कि किसी छोटे बर्तन या गर्म पानी लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, जिसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे क्या कहते हैं चालक कहते हैं, ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ
अपने से ऊष्मा को आसानी से पार होने देते हैं, इसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। उदाहरण क्या है? एल्युमिनियम, आयरन तथा कॉपर। अब दूसरा क्या है? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। अब देखिए, उस चालन क्या होता है, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, मैंने तीनों शब्द स्पष्ट कर दिया है। आगे हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, देखिए। अब यहाँ प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, आप इसको खुद से देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जल तथा वायु ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। देखिए, अगर किसी से पूछ दिया जाए कि जल और वायु क्या है, सॉरी, और जल तथा वायु ऊष्मा की क्या है, चालक या कुचालक, तो मुझे लगता है कि सभी चालक ही मारेंगे, परंतु ये क्या है? कुचालक होता है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात यहाँ लिखा हुआ है कि जल तथा वायु ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता करते हैं। तो ये प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो ये प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको जो हमने बताया है ऊपर, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है जो मैं इसमें बताऊं आप लोगों को। हम्म। अब हम बात करते हैं क्या, समुद्र समीर और स्थल समीर। देखिए यहाँ पे एक प्रयोग किया जा रहा है कि एक व्यक्ति है, अपना एक हाथ मोमबत्ती के साइड में रखा हुआ है और दूसरा हाथ मोमबत्ती के ऊपर रखा हुआ है। तो बताइए कौन सा हाथ में ज्यादा ऊष्मा लगेगी, कौन सा हाथ ज्यादा गर्मी महसूस होगी? तो जो हाथ ऊपर है। तो क्यों भाई ऊपर, ऐसा क्यों? तो कह रहा कि ऊपर की ओर वायु क्या होता है? संवहन द्वारा गर्म होती है। ऊपर की ओर वायु वायु संवहन द्वारा गर्म होता है, इसलिए ज्वाला से ऊपर के हाथों में गर्मी क्या होगी? महसूस होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि समुद्र समीर और स्थल समीर। बात यहाँ पे है, तो हम इसको खत्म करते हैं इस टॉपिक को। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समुद्र समीर क्या होता है और स्थल समीर क्या होता है। देखिए, समुद्र समीर मैं एक अपनी भाषा में बता देता हूँ। देखिए, दिन के समय थल क्या होता है? जमीन जो होता है जल्द गर्म हो जाती है, और समुद्र क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है। अब थल की वायु क्या होता है? गर्म होकर ऊपर उठती है और समुद्र की वायु वहां पे आती है। जैसे कि अब हम बात करते हैं, ये समुद्र का एरिया है, मैं थोड़ा सा एक चित्र बना देता हूँ। ये देखिए आपका चाहे समुद्र है, और ये आपका क्या है? समुद्र है। दूसरा क्या है आपका? यहाँ पे ये स्थल है, ये स्थल है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो है दिन के समय में ये थल ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, और गर्म होने पे यहाँ पे क्या होता है कि, और दिन में क्या होता है? समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, और जब ये गर्म होता है तो यहाँ का वायु धीरे धीरे गर्म होकर कहाँ ऊपर ऊपर उठती है। तो यहाँ जो वायु खाली हो गया, मतलब खाली स्थान हो गया, तो समुद्र से वायु जब चलती है, ठंडी वायु यहाँ पे स्थान इसका ले लेती है गर्म वायु ऊपर उठने के साथ। ठीक है। तो मैंने क्या क्या, दिन के समय थल जल्दी गर्म हो जाता है, समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। वह वहां क्या होती है? ऊपर उठने के बाद समुद्र की ओर से आने वाली वायु उस स्थान को क्या करती है? भर देती है। इसे हम क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। और थल समीर क्या कहते हैं? जो मैंने अभी परिभाषा दिया है, इसका जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाएगा थल समीर।
तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप इसको अपनी भाषा में इसको अपने नोट में लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिएगा, मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि ये लाइन जब आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ने का मौका आएगा। थल समीर और आपका समुद्र समीर ज्योग्राफी में एक टॉपिक है, आप वहां पढ़ेंगे। देखिए, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। अब क्या अनुभव करते हैं देखिएगा, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। मैंने क्या कहा, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। ठीक है, स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बढ़ती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाता है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। तो समुद्र समीर क्या है, मैंने परिभाषा इसका दे दिया था। अब दूसरा क्या है, यदि समुद्र समीर ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है, तो अब शाहरुख खान का घर हो गया, अमिताभ बच्चन का घर हो गया, इसका जो घर है वो समुद्र के किनारे है और खिड़कियां हमेशा समुद्र की तरफ खुलती है ताकि दिन के समय में इसका आनंद हम ले सकते हैं। जीवन का आनंद यहाँ पे लिया जा सकता है, लेते भी हैं लोग वहां पे। आगे बात करता है, रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर क्या होती है, बहती है। तो ये क्या कहलाती है, थल समीर कहलाती है। क्या कहलाती है, यह थल समीर कहलाती है। इस परिघटना को दर्शाता है। 4.11 यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे इस फिगर की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो आप इसको देख लें एक बार। यहाँ पे 4.11 देखिए, ये क्या है, समुद्र समीर है, ये क्या है, थल समीर है। इसी परिघटना के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बोल रहा है कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक उष्मा कैसे पहुंचती है। अब देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है सूर्य सूर्य से हम तक उष्मा कैसे पहुंचता है। तो देखिएगा, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, सूर्य से उष्मा हम तक कैसे पहुंचता है, तो विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। यहाँ पे बात आगे दिया भी है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। देखिए, चालन मैंने बताया था और संवहन, इसमें क्या होता है कि माध्यम की आवश्यक होता है। ठीक है, तभी ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। अब बोल रहा है कि चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं, अतः सूर्य से, अब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सूर्य से हम तक उष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा उष्मा प्राप्त होता है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई बर्तन, गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपने कुछ उष्मा का विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। देखिए, अब बोल रहा है कि ज्वाला के पास कोई बर्तन रखा है
और उसको हम हटा कर रख देते हैं कोई बर्तन को, तो क्या करेगा, ठंडा होते समय अपने ऊष्मा का विकिरण जो है, अपने उष्मन अपनी ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही क्या करता है, परिवेश को स्थानांतरित करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सूर्य कि ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा। दूसरा, अगर कोई वस्तु है ज्वाला के पास रखी, कोई बर्तन है, उसको हम वहां से हटा करके कहीं और रख देते हैं, तो वो किस माध्यम से अपनी ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, तो विकिरण के माध्यम से करता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, उसमें आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हाँ, ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारे शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है, तो उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। हमारा शरीर भी यही काम करता है ठंड के मौसम में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया है, बस यही तक था। आगे क्या है कि सर्दियों में हम हमारे पहनने के लिए वस्त्रों का प्रकार, तो सर्दी में हम कैसा पहनते हैं और गर्मी में कैसा पहनते हैं, मैंने बता भी दिया था पहले। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहा है, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे टाइम जाया नहीं करेंगे हम, और खुद से इसको पढ़ने के लिए सीखिए। अगर आपसे कोई सवाल बनता है तो आप खुद से बनाइए, जहां तक मेरा प्रयास है मैं करूंगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। यहाँ पे एक बात है, इसको भी आप लोग इसको देख लेना है अपनी कॉपी में। हाँ, यही सब, अगर आपका ये सब जो है सवाल छोटा छोटा रूप में बन सकता है, ताकि ये आपको कहीं पे भी मौखिक रूप से आप इसको हम जवाब दे सकते हैं। मान लेते हैं कि हम सर्दी में ऊनी वस्त्र हम उष्मा बनाए रखते हैं, क्या बात है, क्यों हम ऐसा ऐसा क्यों कहते हैं। अगर सवाल पूछ दिया ज्योग्राफी में, आपका कोई ऑप्शनल है, या फिर वो कोई इंटरव्यू में आपका कुछ सवाल है, फिर पूछ दिया ऐसा, तो ये सब सवाल देखिए यहाँ से बन सकता है, और इसको हम अच्छे से जवाब दे सकते हैं। एनसीईआरटी जो है कि बहुत सारे क्लियर, जो आपका डाउट है उसको क्लियर करके रखती है। इसको पढ़ेंगे तब तो अच्छे से। हम लोग क्या करते हैं कि हवाबाजी कर देते हैं। अब तो मैं एनसीईआरटी को मैं तो 2 महीने में खत्म कर दूंगा, बस हवाबाजी हो गया, दूसरे दिन ठप पड़ गए। तो मैं इसको खत्म करूंगा लगभग 3 से 4 5 महीना भी हो सकता है, मैं इसको खत्म करूंगा तो करूंगा। वो चाहे साइंस का हो, चाहे वो आपका आर्ट्स का हो, चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 7 महीने लग जाए, मैं खत्म करूंगा सारे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। तो हम बात करते हैं कि सेल्सियस स्केल, चालन, चालक, संवहन, कुचालक, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, उष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण, तापमापी, थर्मामीटर, अंकीय तापमापी, प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक जो यहाँ पे था। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब मेरे जो सवाल है, वो सवाल क्या है आप उसको बताइएगा कमेंट में, मैं सवाल बोल देता हूँ, उसको आप लोग बताएंगे। मेरा सवाल क्या है कि अगर कोई वस्तु ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, किसी वस्तु, कोई ठोस वस्तु है, ऊष्मा का स्थानांतरण किस माध्यम से होता है, चालन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से, उपयुक्त सभी। पहला सवाल। दूसरा सवाल है आपका, जो आपका थर्मामीटर है और प्रयोगशाला थर्मामीटर जो तापमापी है, उसमें जो परिसर जो दिया गया था दोनों का, डॉक्टरी थर्मामीटर का और प्रयोगशाला तापमापी का अंतर कितना है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो 2 सवाल मैंने किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अच्छे से पढ़िए। मैं छोटा सा एक लेक्चर डालूंगा बीपीएससी के संबंध में,
और यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के संबंध में कि एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा लाइन पढ़ें, मैं आपको सब बताऊंगा। अभी मैं आधे घंटे में लेक्चर और डाल दूंगा एनसीईआरटी के संबंधित। चलिए पढ़िए आप लोग। बाय, टेक केयर।